वेलकम हाय दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर राकेश ब्लॉग। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ आगरा ताजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको जो अभी जिस साइड में खड़े हैं यह कब्रिस्तान का एरिया है और सामने आप देख रहे हैं वो पीछे ताजमहल है। और ताजमहल के साइड में जो वो पीली वाली मैरून कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो गेस्ट हाउस है और यस इस पेड़ के पीछे ताजमहल है। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा धीरे धीरे ताजमहल की ओर। ताजमहल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ताजमहल के पीछे की भी एक कहानियाँ हैं। उस कहानियाँ में इस बात की जिक्र है कि किसी किताब में नहीं लिखा गया था कि शाहजहाँ ने किस चीज़ के लिए ताजमहल बना रहा था। ताजमहल वो अपने रानी बेगम मुमताज़ के याद में बनवाया था, पर उन्होंने अपने लिए भी एक ताजमहल का निर्माण करवाने जा रहा था जो काले कलर के संगमरमर पत्थर से तैयार होने वाली थी। लेकिन बाद में कुछ कारणवश उसकी शारीरिक स्थिति सही नहीं रही। जब वह बीमार पड़ गए तो वैसे स्थिति में वो बनाना शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, तो ताजमहल को बनाना उन्होंने छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। और इस ताजमहल में भी जो बनी है, जो सफ़ेद वाली ताजमहल सामने है, उसमें कंट्रोवर्सी है कि जो इसके कारीगर ने बनाया था, जो इसके मुख्य कारीगर थे, उनकी हाथ काट ली गई। तो हाथ काट ली गई जिस पर कुछ जो सामाजिक विचारधाराएं थी, कुछ बातें थी, वो कंट्रोवर्सी के वजह से वह विवाद में आ गया। विवाद में आने के वजह से ताजमहल ब्लैक कलर की जो ताजमहल बनने वाली थी उसकी निर्माण को रोक दी गई और अंततः ये सफ़ेद वाली ताजमहल आपको दिख रही है। और ब्लैक कलर की ताजमहल जो शाहजहाँ की ख्वाहिश थी वह अधूरी रह गई है, जो इस ताजमहल के जस्ट पीछे थी, जस्ट पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट पीछे थी। तो आप भी आगरा आइए, ताजमहल घूमिए और हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करिए। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। पीछे इसके यमुना नदी है, जस्ट इसके पीछे जस्ट यमुना नदी है और उसी के साइड में काले कलर की पत्थर की ताजमहल बनने वाली थी जो अभी नहीं बन पाई। और शाहजहाँ के ही मृत्यु के बाद वह, नहीं तो सरकार ने उसके उत्थान के लिए कोई कार्य किया, नहीं तो ताजमहल की बनाने वाली जो उनकी कमेटियां थी, उनके जो भी सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने भी कोई प्लान को आगे नहीं बढ़ाया और उसको अंतोगत्वा वहीं पर रोक दिया गया। और वर्ल्ड हेरिटेज नंबर 2 पर यह ताजमहल आती है, विश्व विरासत है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप लकी है कि हमारे देश में यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली विश्व विरासत के रूप में ताजमहल है। आइए देखिए, यही वर्ल्ड हेरिटेज देखने के लिए आपको दूसरे देशों में जाना पड़ेगा, वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ढेर सारी खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। आप मामूली सी खर्च में देश के विभिन्न हिस्सों से रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट, एयर, वैसे किसी भी चीज़ से आप इस ताजमहल को आके देख सकते हैं, बस मामूली सी खर्च में। इसकी जो एंट्री फ़ीस है, बेसिक एंट्री फ़ीस 50 रुपये है, जो आम रूप से ताजमहल के किसी भी हिस्से में आप घूम सकते हैं। बाकी ऊपर की ओर चढ़ने के लिए आपको 250 रुपये की टिकट लगती है। तो आप आइए, आकर कभी भी आपको पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने पैसा जो लगाया वो गलत जगह लगाया। आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने घूमा और अच्छा लगा। आइए, अपने माइंड को रिफ्रेश करिए और घूमिए। और सर एक चीज़ बताएं, और कि ये इससे जो हिस्टोरिकल प्लेस है एक तरह का ये, हाँ ताजमहल जी। तो इससे जो है गवर्नमेंट को क्या लाभ है? इससे गवर्नमेंट को लाभ है, जैसे अभी आप देखिए इसकी जो अनुमान एक आंकड़ा है, 18,000 से 22,000 लोग प्रतिदिन इसमें विजिट करते हैं। तो इससे जो रेवेन्यू आती है वह सरकार को जाती है, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को के हेरिटेज में ये है, ये उसके पर्यटन मंत्रालय में है, पर्यटन विभाग में है, इससे आती है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी रेवेन्यू आ रही है, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास में इस पैसे की खर्च हो रही है। और यह एक धरोहर के रूप में बचा हुआ है, ताकि हमारे देश का एक मान सम्मान प्रतिष्ठा दूसरे देश में के रूप में दूसरे देशों स्थापित हो। हाँ, दूसरे देश के भी लोग हमारे देश में जो इस ताजमहल को देखने आते हैं, जो कुछ यूनिक बनाती है हमारे इंडिया के नाम को भी। ताजमहल का भी योगदान है जो हमारे देश के लोग को और ताजमहल को और इंडिया को जानते हैं, इसके वजह से भी। क्योंकि इस ताजमहल को देखने के लिए देश नहीं, विदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग पर्यटक आते हैं यहाँ देखने के लिए।
ताकि वहाँ के लोग आते हैं और यहाँ पर होटल में रहते हैं, खाते पीते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को व्यापार में बढ़ावा मिलती है। और कई परिवार होते, कई हज़ारों ऐसे परिवार है जिसको कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई कुछ करता है, उसकी रोज़गार चलती है, पेट चलती है। तो सरकार हर किसी को रोज़गार नहीं दे सकती है। मैं तो एक्चुअली बिहार से आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर राज्य के सरकार को ऐसी विरासत अपने राज्य में लानी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को, हर आदमी को सरकार तो नौकरियाँ नहीं दे सकती है, तो लोग रोज़गार करके भी, व्यवसाय करके भी जी सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि जो मुग़ल शासक के द्वारा ये सब जो बहुत सारे स्थल दिया गया है, पर्यटक स्थल, हिस्टोरिकल प्लेस, ये पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए? यह बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए। और ये जो दिया गया है, अगर मुग़ल शासक ने सब चीज़ तो लेके चला गया, यही एक ऐसा चीज़ छोड़ दिया है जो आज भी देश विदेश में हमारे पहचान खराब है, वो चले गए। अगर ये नहीं होता तो हमारे देश की जितनी पहचान और सम्मान है आज जो दिख रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो नहीं दिख पाती। तो मैं मानता हूँ कि शासक ने जो किया, वह जो हमें दिख रही है एग्जाम्पल के तौर पर, वो अच्छा किया। और मैं को मानता हूँ, मैं इतिहास को नहीं मानता हूँ। जो हमारे सामने है वही सबसे बड़ी प्रूफ है और वही सब इतिहास है। अपने को मिटा दिया मुगलों ने यहाँ। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपको भी, बहुत डॉक्टर बहुत राकेश। धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में हमसे आप इंटरव्यू लिए। मैंने आपको जो जानकारियाँ थी हमें, उतना मैंने आपको दे पाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्लॉग को देखिए, डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जरूर और- सब्सक्राइब करें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वो बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन शौकिया यूट्यूबर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। राइट सर क्या है, राइट साइड बताएं जरा, राइट साइड के बारे राइट साइड में, वो जो दिख रहा रही है ना, वो गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है। जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल गेस्ट वगैरह आते हैं, उनकी बुकिंग जो इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन है, IRCT है, और जो भी पर्यटन मंत्रालय के थ्रू वो बुक होती है, इंस्टेंट बुक नहीं होती।